चलिए हम लोग पढ़ रहे थे सिस्टम डिजाइन। उसमें डिजाइन डिसीजंस में हमने फर्स्ट 4 डिसीजंस हमने देख लिया था, ठीक है ना। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 2 डिसीजंस, एलोकेट सिस्टम्स टू हार्डवेयर एंड मैनेज डेटा स्टोर्स। हम करते हैं 5th में एलोकेशन ऑफ सब सिस्टम्स। So you must allocate each concurrent subsystem to a hardware unit, either a general purpose processor or specialized functional unit as follows. तो हमें या तो जनरल पर्पस प्रोसेसर लेना है या तो स्पेशलाइज यूनिट रखना है। अब वो कैसे लेना है, वो है फर्स्ट, एस्टिमेट परफॉर्मेंस नीड्स एंड द रिसोर्सेज नीडेड टू सेटिस्फाई देम। तो पहले परफॉर्मेंस नीड निकाला जाएगा, एस्टिमेट की जाएगी और फिर उसके हिसाब से उनको रिसोर्सेज अलॉट किए जाएंगे। सेकंड, चूज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन फॉर सब सिस्टम्स। तो जो सब सिस्टम आपने एक सिस्टम के जो सब सिस्टम डिवाइड किए हैं उसमें डिसाइड करना है कि कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन है। थर्ड, एलोकेट सॉफ्टवेयर सब सिस्टम टू प्रोसेसर्स टू सेटिस्फाई परफॉर्मेंस नीड्स एंड मिनिमाइज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। फोर्थ वन इज डिटरमाइन द कनेक्टिविटी ऑफ फिजिकल यूनिट्स दैट इंप्लीमेंट द सब सिस्टम। फिर हम क्या करेंगे, उनके कनेक्टिविटीज को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। सो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज एस्टेब्लिशिंग हार्डवेयर रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। सो द डिसीजन टू यूज मल्टीपल प्रोसेसर्स और हार्डवेयर फंक्शनल यूनिट्स, या तो हम मल्टी प्रोसेस करेंगे या तो हार्डवेयर फंक्शन यूज करेंगे। इट इज बेस्ड ऑन द नीड फॉर हायर परफॉर्मेंस देन ए सिंगल सीपीयू कैन प्रोवाइड। So the number of processors required depends on the volume of computations and the speed of the machine. तो कितना हमें कंप्यूटेशन लग रहा है और कितनी हमारी मशीन की स्पीड है, ये दोनों पे डिपेंड करता है कितने प्रोसेसर हमें उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ मिलिट्री रडार सिस्टम जनरेट्स टू मच डेटा इन टू शॉर्ट अ टाइम टू हैंडल इन ए सिंगल सीपीयू इवन अ वेरी लार्ज वन। क्लियर है। तो जो मिलिट्री रडार सिस्टम रहते हैं एक बार में बहुत सारे डेटा जनरेट करते हैं और बहुत जल्दी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो उसको हमें एक सिंगल सीपीयू से ही हमें करना है। सो मैनी पैरेलल मशीन्स मस्ट डाइजेस्ट डेटा बिफोर एनालाइजिंग द थ्रेड्स। तो कुछ ऐसे पैरेलल मशीन रहते हैं जो भी थ्रेड है आपका उनको पहले ही एनालाइज कर लेते हैं और कैसे उनको प्रोसेस करना है उनको एग्जीक्यूट करने का पता रहता है। So the system designer must estimate the required CPU processing power by computing the steady state load as the product of the number of transactions per second and the time required to process a transaction. तो मुझे कंप्यूटिंग पावर निकालना है, तो मैं नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड और कितना टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को, उनका मल्टीप्लाई करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि कितना हमारा पर्टिकुलर प्रोसेसिंग पावर हमें चाहिए। So the estimate will usually be imprecise. Often some experimentation is useful. तो इसके लिए अगेन एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेंगे, टाइम टू टाइम टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा कि कितना हमें रखना है। So you should increase the estimate to allow for transient effect due to some random variations in load as well as to synchronize burst of activity, and the amount of excess capacity needed depends on the acceptable rate of failure due to insufficient resources. तो ये डिपेंड करता है आपके कि कितना फेलियर रेट है और कितने हमारे पास रिसोर्सेस हैं, ठीक है। अगर हमारे पास रिसोर्सेस सफिशिएंट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उस केस में जो हमारा जो कंप्यूटिंग पावर है एक्चुअली में कैलकुलेट नहीं कर सकते। So both the steady state load and peak load are important. तो स्टेडी स्टेट लोड मतलब जो नॉर्मल लोड रहता है जो जनरल स्टेट में हमें लगता है, और एक होता है पीक लोड। पीक लोड इसमें मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हों और उनको कम टाइम पे हमें उनको क्या करना है, परफॉर्म कराना है। तो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए हमें स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी। सो एज एन एटीएम एग्जाम्पल, the ATM machine itself is relatively simple. That is all it must do to provide a user interface and possibly some local processing. And at most a single CPU would suffice for each ATM. तो एक ATM में एक ही सिंगल CPU ही हमारा क्या है, नेसेसरी है, उससे हो जाएगा पावर।
Now, the consortium computer is essentially just a routine machine, just a routing machine. मतलब उसमें हम क्या करना है, जो भी एटीएम से रिक्वेस्ट आ रही है उनको हमें क्या करना है, आगे बैंक कंप्यूटर तक राउट करना है. सो इट रिसीव्स एटीएम रिक्वेस्ट एंड डिस्पैचेस देम टू द एप्रोप्रिएट बैंक कंप्यूटर. तो उन बैंक कंप्यूटर से हमें क्या करना है, उन रिक्वेस्ट को पहुंचाना है. So a large network might need to be partitioned in some way and involves multiple CPUs so that the consortium computer does not become a bottleneck. तो मुझे अगर जैसे जैसे मेरा जो नेटवर्क है वो जितना लार्ज होते जा रहा है, इसका मतलब है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल सीपीयू से काम नहीं चलेगा. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल नंबर ऑफ सीपीयूज मुझे उसमें इम्प्लांट करने पड़ेंगे. And the bank computer performs data processing and involves relatively straightforward database applications. तो वो पर्टिकुलर जो बैंक कंप्यूटर है, वो जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसके हिसाब से क्या डेटा प्रोसेस करना है, ठीक है, वो डेटाबेस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करके क्या करेगा, यूज करेगा. एंड द डेटाबेस वेंडर्स हैव सिंगल प्रोसेसर and multiprocessor versions of their products, and the appropriate choice depends on the needed throughput and reliability. तो जो डेटाबेस वेंडर हैं वो उनके पास सिंगल प्रोसेसर सिस्टम भी है, मल्टीपल वर्जन्स भी हैं, ठीक है, उन पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस करने के लिए. तो ये डिपेंड करता है कि कितना मुझे थ्रूपुट चाहिए, कितनी मुझे रिलायबल चाहिए. अगर ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा थ्रूपुट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मल्टीपल प्रोसेसर वर्जन यूज़ करूँगा. और अगर कम चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंगल प्रोसेसर वर्जन में हम कर लेंगे. अगेन इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटीएम मशीन्स, नंबर ऑफ यूजर्स. अगर नंबर ऑफ यूजर्स कम है तो थ्रूपुट मुझे कम यूजर्स में भी सिंगल प्रोसेसर से ही मिल सकता है. लेकिन अगर मेरे जो एटीएम मशीन्स के जो यूजर हैं वो अगर लार्ज हैं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज करने पड़ेंगे. Second is making hardware software trade-offs. So object orientation provides a good way of thinking about hardware. Each device is an object that operates concurrently with other objects, that is, other devices or softwares. And you must decide which subsystem will be implemented in hardware and which is in software. हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मेरा हार्डवेयर ऑब्जेक्ट है, कौन सा मेरा सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट है, किसको मैं हार्डवेयर में रखूंगा, किसको मैं सॉफ्टवेयर से इंप्लीमेंट करूंगा. So there are two main reasons for implementing subsystems in hardware. तो हार्डवेयर के लिए कुछ रीजंस हैं, वो क्या है, पहला है कॉस्ट. That is, existing hardware provides exactly the functionality required. Today it is easier to buy a floating point chip than to implement floating point in software. And sensors and actuators must be hardware, of course. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे अगर मार्केट में पहले से कुछ कंप्यूटेशन के लिए कुछ अगर चिप बनी हुई हैं तो उनको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने हार्डवेयर यूनिट से कनेक्ट कर लेंगे. मतलब उसको हम अपने जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन में क्या करेंगे, एज एन हार्डवेयर यूज करेंगे. उस हार्डवेयर का जितना भी प्रोग्रामिंग पहले से की हुई है उसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, रादर देन इम्प्लीमेंटिंग दिस होल थिंग्स अगेन इन सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो वो मेरे को क्या करेगा, रीजनेबली लो कॉस्ट में पड़ेगा, क्योंकि वो प्री बिल्ड है तो मैं डायरेक्टली उसको यूज कर सकता हूँ. एंड सेंसर्स एंड एक्चुएटर जो होते हैं ये हार्डवेयर ही रहते हैं, इनको मैं सॉफ्टवेयर से मैं मेंटेन नहीं कर सकता. सेकेंड, परफॉर्मेंस. दैट इज द सिस्टम रिक्वायर्स हायर परफॉर्मेंस देन अ जनरल पर्पस सीपीयू कैन प्रोवाइड एंड मोर एफिशिएंट हार्डवेयर इज अवेलेबल. For example, chips that perform the fast Fourier transform are widely used in signal processing applications. तो अगर मुझे हायर परफॉर्मेंस वाले अगर एप्लीकेशंस बनाने हैं और उसके लिए अगर मुझे पहले से कोई पर्टिकुलर चिप्स वगैरह या हार्डवेयर वगैरह अवेलेबल है तो हम उसको भी तब यूज करेंगे. तो दो फैक्टर्स हैं, पहला है कॉस्ट, दूसरा है परफॉर्मेंस. अगर लो कॉस्ट में मुझे वो चिप मिल जा रही है तो उसको डायरेक्टली हम हार्डवेयर से यूज करेंगे. और अगर मुझे वो जो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मुझे मिल रहा है, वो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया किसी चिप से मिल रहा है, किसी हार्डवेयर से मुझे मिल रहा है, तो मैं उस हार्डवेयर को यूज करूंगा रादर देन implementing in software. क्योंकि implement करने के लिए again it will require a lot of time. So much of the difficulty of designing a system comes from meeting externally imposed hardware and software constraints. Object-oriented design provides no magic solution, but the external packages can be modeled nicely as objects. And you must consider compatibility, cost, and performance issues.
तो क्या क्या चीज जो भी पर्टिकुलर आप हार्डवेयर यूज कर रहे हैं तो कंपेटिबल है कि नहीं, लो कॉस्ट में मिल रहा है कि नहीं, और हायर परफॉर्मेंस मिल रहा है कि नहीं, ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा. You should also think about flexibility for future changes, both design changes and future product enhancements. तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है कि अगर फ्यूचर में अगर कुछ चीजें मुझे चेंज करना है तो मैं उसको चेंज कर सकूं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आजकल देखते हैं कि आजकल जैसे जो मोबाइल्स आ रहे हैं हमारे पास, तो मोबाइल्स पे पहले क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर एंड्रॉइड वर्जन रहता है, लेकिन उसको फ्यूचर के लिए बनाया जाता है कि अगर नया एंड्रॉइड वर्जन आएगा तो उसको मैं अपडेटेबल उसको कर सकता हूँ. ठीक है, तो हमें फ्यूचर चेंजेस भी देखना है कि हमारे जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अगर कोई आगे चल के कोई हायर सेंसर्स या हायर परफॉर्मेंस वाले चिप्स मिल जाते हैं तो वो हम उसमें लगा सकते हैं कि नहीं, तो वो जो पर्टिकुलर हायर परफॉर्मेंस वाले जो रहते हैं उनके लिए उतना मेमोरी उतना हम उसमें एलोकेट कर रहे हैं कि नहीं. So providing flexibility cost something the architect must decide how much it is worth. So as an ATM example, there are no pressing performance issues for the ATM application. Hence, general purpose computers should suffice for the ATMs, consortiums and banks. क्लियर है, तो इसमें कोई नया परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं है. जो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस हमें देना है वो हमें सिंगल एटीएम मशीन और सिंगल कंसोर्टियम एंड बैंक कंप्यूटर से हमारा हो जाएगा. ठीक है, तो एटीएम में एक सिंगल कंप्यूटर लगेगा, बैंक में जो है बैंक के कंप्यूटर्स हैं वो सिंगल या मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर अकाउंट है जिस कंप्यूटर में स्टोर है, जिस पर्टिकुलर बैंक कंप्यूटर से उसको अटैच किया जा रहा है वहां से वो उसके ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए. एंड कंसोर्टियम में क्या होगा कि हमें जो जनरल कंप्यूटर्स लगेंगे वो एक से ज्यादा लगेंगे, वो राउट करने के लिए कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस बैंक कंप्यूटर में राउट करना है, वो अगर सिंगल कंप्यूटर्स करेंगे तो वो हमारा नहीं हो पाएगा, हमें मल्टीपल कंप्यूटर्स अप्लाई करने पड़ेंगे. थर्ड वन इज एलोकेटिंग टास्क टू प्रोसेसर्स. सो द सिस्टम डिजाइन must allocate tasks for the various software subsystems to processors. जो भी टास्क है उन पर्टिकुलर सबसिस्टम्स के उनको हमें प्रोसेसर्स में एलोकेट करना पड़ेगा. सो देयर आर सेवरल रीजंस फॉर असाइनिंग टास्क टू प्रोसेसर्स. क्यों करते हैं? पहला है लॉजिस्टिक्स. सो सर्टेन टास्क आर रिक्वायर्ड एट स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशंस टू कंट्रोल हार्डवेयर और टू परमिट इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस. क्लियर, तो कुछ पर्टिकुलर टास्क हमें कुछ पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन में ही हमें रिक्वायर्ड होती हैं कोई हार्डवेयर कंट्रोल करने के लिए या कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. सो फॉर एग्जांपल एन इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन नीड्स इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम टू परमिट ऑपरेशन व्हेन द इंटर प्रोसेस नेटवर्क इज डाउन. तो अगर इंटर प्रोसेसर नेटवर्क डाउन है तो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वर्क स्टेशन इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन की नीड हो सकती है, उसका खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर चीजों को हैंडल कर सके. सेकेंड वन, communication limits. So the response time or data flow rate exceeds the available communication bandwidth between a task and a piece of hardware. तो communication limits भी हो सकती हैं कि कितना communication हम कर पा रहे हैं. So for example, high performance graphics devices require tightly coupled controllers because of their high internal data generation rates. तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफिक डिवाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर्स की नीड पड़ेगी उनको कंट्रोल करने के लिए. थर्ड वन इज कंप्यूटेशन लिमिट्स. सो कंप्यूटेशन रेट्स आर टू ग्रेट फॉर ए सिंगल प्रोसेसर, सो सेवरल प्रोसेसर्स must support the task, and you can minimize communication cost by assigning highly interactive subsystems to the same processors, and you should assign independent subsystem to separate processors. तो कंप्यूटेशन लिमिट्स भी हो सकती हैं कि आपका जो सिंगल प्रोसेसर है वो कितना कंप्यूटेशन टास्क परफॉर्म कर पा रहा है. ठीक है, तो अगर आपका कंप्यूटेशन टास्क बहुत ज्यादा है तो आपको मल्टीपल प्रोसेसर्स लगेंगे, और अगर टास्क आपका एक सिस्टम से हो जा रहा है तो हमें एक सिस्टम सेम प्रोसेसर से हो सकता है. So as an ATM example, the ATM does not have any issues with communication and computation limits. So the communication traffic and computation that ATM user initiates are relatively
माइनर, तो बहुत कम ही रहता है कि इसमें कम्युनिकेशन ट्रैफिक रहे, क्योंकि हमारे जो ट्रांजेक्शन्स रहते हैं वो सिंगल ट्रांजेक्शन्स ही हम एग्जीक्यूट करते हैं एटीएम में। एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हम नहीं करते हैं, तो इट रिक्वायर्ड अस माइनर CPU time. So however there may be an issue with the logistics. अब logistics का issue हो सकता है. So if the ATM must have autonomy and operate when the communication network is down, then it must have its own CPU and programming. तो ATM अगर मेरा ऑटोनोमस है, मतलब खुद से वो क्या कर रहा है, ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है, और अगर मेरा कोई कम्युनिकेशन चैनल अगर मेरा डाउन हो जाए, मतलब एटीएम जो है वो कंसोर्टियम के थ्रू बैंक से लिंक्ड है, तो अगर मेरा एटीएम ही मैं ऑटोनॉमी कर देता हूं कि अगर वो कम्युनिकेशन लिंक डाउन हो जाएगा तो मैं उस खुद के एटीएम का जो सिस्टम है उस सिस्टम के सीपीयू और उनके प्रोग्राम से मैं उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर सकूं। So otherwise, if the ATM is just a dumb terminal that accesses the network and performs all computation via the network, we can simplify ATM logic. तो डम टर्मिनल्स क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को आगे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमारे एटीएम लॉजिक, क्योंकि अगर तब हमारा जो कम्युनिकेशन लिंक अगर डाउन हुआ तो वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं हो पाए। So after determining the kind and relative number of physical units, you must determine the arrangement and forms of connections among the physical units. So first one is connection topology. So choose the topology for connecting the physical units. तो हमें कोई पर्टिकुलर टोपोलॉजी लेनी पड़ेगी, नेटवर्क की जो टोपोलॉजीज रहती हैं, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, तो उनमें से हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर टोपोलॉजी लेनी पड़ेगी जिसमें हमें क्या करना है, वो सारे फिजिकल यूनिट्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है। And associations in the class model often corresponds to physical connections. तो फिजिकल कनेक्शंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास मॉडल से आपको एसोसिएशंस निकालने हैं। दैट पर्टिकुलर एसोसिएशंस आर नथिंग बट योर फिजिकल कनेक्शंस। एंड क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप्स आल्सो करस्पॉन्ड्स टू फिजिकल कनेक्शंस। तो क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप जो होती हैं वो भी आपकी क्या होती हैं, आपकी फिजिकल कनेक्शंस रहेंगी। दैट इज क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर क्या करेगा, उन क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स करेगा। एंड सम कनेक्शंस मे बी इनडायरेक्ट, you should try to minimize the connection cost of important relationships. तो कुछ पर्टिकुलर कनेक्शंस जो है वो इनडायरेक्ट होते हैं, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा उसके साथ। सेकेंड वन इज रिपीटेड यूनिट्स। सो चूज द टोपोलॉजी ऑफ रिपीटेड यूनिट्स। तो जो भी पर्टिकुलर चीजें मेरी रिपीट हो रही है उनके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, टोपोलॉजी सेट करनी पड़ेगी। सो इफ यू हैव boosted performance by including several copies of particular kind of unit or group of units, you must specify their topology. तो अगर कुछ परफॉर्मेंस इशू के लिए आपने क्या किया, किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर के एक से ज्यादा यूनिट लगाए हैं या ग्रुप ऑफ यूनिट लगाए हैं, तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, उनके टोपोलॉजी को मेंटेन करना पड़ेगा कि कैसे मैं कौन सा कम्युनिकेशन किस पर्टिकुलर यूनिट को ट्रांसफर कर रहा हूँ या राउट कर रहा हूँ। So the class model is not a useful guide because the use of multiple units is primarily a design optimization not required by analysis. तो ये चीजें आपको जो है क्लास मॉडल से नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि ये जो है एनालिसिस का पार्ट नहीं है, ये डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। So the topology of repeated units usually has a regular pattern such as linear sequence, a matrix, a star or a tree. तो उनके टोपोलॉजीज को आप डिफाइन कर सकते हैं। सो यू मस्ट कंसीडर द एक्सपेक्टेड अराइवल पैटर्न्स ऑफ डेटा एंड द प्रपोज पैरेलल एल्गोरिथम फॉर प्रोसेसिंग इट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अराइवल पैटर्न्स निकलने पड़ेंगे और उसके लिए कोई पैरेलल एल्गोरिथम आपको क्या करना पड़ेगा, प्रपोज करना पड़ेगा कि कैसे मैं उसको क्या करूंगा, प्रोसेस करूंगा। थर्ड वन इज कम्युनिकेशंस। सो चूज द फॉर्म ऑफ कनेक्शन चैनल्स एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो क्या क्या कनेक्शन चैनल्स हैं और क्या क्या कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स आप यूज कर रहे हैं वो आपको चूज करने पड़ेंगे। द सिस्टम डिजाइन फेज मे बी टू सून टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट
interfaces among units, but often it is appropriate to choose the general instruction mechanisms and protocols. तो सिस्टम डिजाइन फेज जो है वो इसके लिए बहुत जल्दी आप डिसीजन नहीं ले सकते. फॉर एग्जांपल इंटरेक्शंस में भी असिंक्रोनस, सिंक्रोनस और ब्लॉकिंग. तो जो इंटरेक्शंस आप कर रहे हैं वो पर्टिकुलर इंटरेक्शन सिंक्रोनस भी हो सकते हैं, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन हो सकते हैं, सिंक्रोनस हो सकते हैं मतलब टू वे कम्युनिकेशन हो सकते हैं, और ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन भी हो सकते हैं. So you must estimate the bandwidth and latency of the communication channels and choose the current kind of connection challenge. तो आपको बैंडविथ और लेटेंसी दोनों निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आप क्या करेंगे, कम्युनिकेशन चैनल्स को आप क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे. So even when the connections are logical and not physical, you must consider them. तो जितने भी कनेक्शंस हैं, चाहे वो लॉजिक है चाहे वो फिजिकल है, दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल द यूनिट्स में बी टास्क विद इन अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्टेड बाय इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कॉल्स. तो ये जो पर्टिकुलर जो कनेक्शन है, दिस कनेक्शन इज एन लॉजिकल कनेक्शन. On most operating systems, such IPC calls are much slower than subroutine calls within the same program and may be impractical for certain time-critical connections. So in that case, you must combine the tightly linked tasks into a single task and make the connections by simple subroutine calls. So as an ATM example, this is the architecture of ATM. ठीक है, जो हमने पहले भी देखा था. सो दिस फिगर समराइजेस फिजिकल कनेक्टिविटी, मल्टीपल एटीएम्स कनेक्ट टू द कंसोर्टियम कंप्यूटर एंड देन आर राउटेड टू द एप्रोप्रिएट बैंक कंप्यूटर. तो ये जो पर्टिकुलर एटीएम मशीन्स हैं, ये एटीएम मशीन्स में ये मल्टीपल एटीएम स्टेशंस हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 और ऐसे और भी हो सकते हैं. तो ये सब कनेक्टेड है आपके कंसोर्टियम में. कंसोर्टियम जो है हमारा, कंसोर्टियम कंप्यूटर हमारा एक ही है. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एटीएम मशीन का जो भी रिक्वेस्ट होगा, पहले इस कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर कंसोर्टियम कंप्यूटर को दिया है. फिर इस कंसोर्टियम कंप्यूटर से ऑन द बेसिस ऑफ बैंक कोड हमने क्या किया है, मल्टीपल बैंक कंप्यूटर्स को हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है. सो द टोपोलॉजी इज इन स्टार वेयर द कंसोर्टियम कंप्यूटर मीडिएट्स कम्युनिकेशन. तो इसमें जो यूज की गई है वो स्टार टोपोलॉजी यूज की गई है, जिसमें कंसोर्टियम जो है वो मिडिल में है और एटीएम्स और बैंक कंप्यूटर्स जो है उनसे कनेक्टेड है. क्लियर. सो फोर्थ वन इज मैनेजमेंट ऑफ डेटा स्टोरेज. अब आपको क्या करना है, डेटा स्टोरेज को क्या करना है, हमें मैनेज करना है. So there are several alternatives for data storage that you can separately or in combination, that is data structure, files and databases. तो आप या तो एक सिंगल सेपरेट यूज कर सकते हैं या तो कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, फाइल्स एंड डेटाबेस यूज कर सकते हैं. मतलब कुछ चीजों को हमने फाइल में स्टोर किया, कुछ चीजों को हमने डेटाबेस में स्टोर किया, कुछ चीजों को हम किस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर से हम यूज कर रहे हैं. So several different kinds of data stores provide trade-offs among cost, access time, capacity and reliability. तो हर पर्टिकुलर डेटा स्टोर का जो है कॉस्ट, एक्सेस टाइम, कैपेसिटी एंड रिलायबिलिटी अलग अलग हो सकता है. सो फॉर एग्जांपल अ पर्सनल कंप्यूटर एप्लीकेशन may use memory data structures and files. An accounting system may use database to connect subsystems. तो कहाँ हमें डेटाबेस यूज करना है, कहाँ हमें डेटा स्ट्रक्चर्स और फाइल्स यूज करनी है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन. सो फाइल्स आर चीप, सिंपल एंड परमानेंट. हाउएवर फाइल ऑपरेशंस आर लो लेवल एंड एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड एडिशनल कोड टू प्रोवाइड ए सुटेबल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. तो फाइल ऑपरेशन जो रहते हैं वो लो लेवल रहते हैं, उसके लिए आप लो लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं. जैसे इनिशियली जो प्रोग्रामिंग लगी थी सी एंड सी प्लस प्लस जो थी वो सिर्फ फाइल हैंडलिंग ही उसमें हम मेंटेन करते थे, जो भी डेटा था हम फाइल्स में ही स्टोर करते थे. तो हमारा जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन था वो कम रहता था. ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसको मेंटेन किया हमने डेटाबेस में.
तो डेटाबेस में जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है वो अलग है, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और इंटरनल लेवल, फिजिकल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। ये आपके जो 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन रहते हैं, वो एब्स्ट्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। So file implementations vary for different computer systems, so portable applications must carefully isolate file system dependencies. Implementation for sequential files are mostly standard, but commands and storage format for random access files and index files vary. तो ये सब तो हमने फाइल मैनेजमेंट में पढ़ रखा है कि कैसे फाइल्स को हमने मेंटेन करना है, ठीक है, इंडेक्स सीक्वेंशियल रखना है या हीप रखना है या कौन सा हमें फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज करना है। सो फिगर कैरेक्टराइजेस द काइंड ऑफ डेटा दैट बिलोंग्स इन फाइल्स। So data with high volume and low information density, such as archival files or historical records. Second is modest quantities of data with simple structures. Third one is data that are accessed sequentially and data that can be fully read in memory. तो ये 4 चीजों के लिए आपको क्या करना है, आपको फाइल में मेंटेन करना है ऐसे रिकॉर्ड्स जिनका हाई वॉल्यूम है लेकिन लो इंफॉर्मेशन डेंसिटी है, तो उसको हम फाइल में स्टोर करेंगे। जिसमें क्वांटिटी कम है, सिंपल स्ट्रक्चर है, उसको भी हम फाइल में स्टोर करेंगे। एंड जो मेरे जो डेटा है वो सिक्वेंशली अगर रीड करना है तो फाइल्स आर जनरली सिक्वेंशली ही उसमें डेटा स्टोर रहते हैं, सिक्वेंशियल ऑर्डर ही रहते हैं, तो उसको भी हम फाइल में रखेंगे। और ऐसे डेटा जो फुल्ली आपका मेमोरी में आ जाए उसको भी हम क्या कर सकते हैं, फाइल में रीड कर सकते हैं। So databases managed by database management systems are another kind of data store. तो एक हो गया हमारा फाइल्स, दूसरा हम देख रहे हैं अब डेटाबेस। So various types of databases are available for vendors including relational and object oriented. And database management systems cache frequently access data in memory in order to achieve the best combination of cost and performance from memory and disk storage. तो बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट आते हैं और उनसे हम डेटाबेस से जो हम डेटा फेच करते हैं उसका जो कॉस्ट रहता है और परफॉर्मेंस जो रहता है वो मेमोरी और डिस्क स्टोरेज से हायर रहता है। सो डेटाबेसेस मेक एप्लीकेशंस इजियर टू पोर्ट टू डिफरेंट हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स सिंस द वेंडर पोर्ट्स द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोड। एंड वन disadvantages of database management is their complex interface. Many database languages integrate awkwardly with programming languages. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो इंटरफेस है वो कई लैंग्वेजेस में समझ में नहीं आता, तो इसलिए क्या आता है कि हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को यूज नहीं कर पाते हैं। सो फिगर कैरेक्टराइजेस दिस काइंड ऑफ डेटा दैट बिलोंग्स टू डेटाबेस। तो एक हमने देखा था फाइल में कौन से डेटा रखने चाहिए, अब सेकंड आ रहा है कि डेटाबेस में हमें कौन से फाइल रिकॉर्ड को रखना है। सो डेटा दैट रिक्वायर्स अपडेट्स एट फाइन लेवल्स ऑफ डिटेल बाय मल्टीपल यूजर्स। तो ऐसे डेटा जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा अपडेट कर रहे हैं या मल्टीपल यूजर्स को अपडेट कर रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, डेटाबेस में रखेंगे, क्योंकि अगर उसको हम फाइल में रखते हैं तो अगेन इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ डिस्क एक्सेसेस। ठीक है। सेकेंड, डेटा दैट मस्ट बी एक्सेस बाय मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो अगर मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम भी एक साथ उसको एक्सेस कर रहे हैं तो डेटाबेस सिस्टम में प्रोटोकॉल्स लगाए जाते हैं कि मल्टीपल यूजर्स एक साथ कैसे एक्सेस किया जाए उसको, जबकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसे प्रोटोकॉल मेंटेन करना बहुत टफ है। सो डेटा दैट रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड अपडेट्स वाया ट्रांजैक्शंस, तो जिसमें ज्यादा अपडेट हो रहे हैं उनको भी आप क्या करेंगे, डेटाबेस में रखेंगे। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा दैट मस्ट बी हैंडल्ड एफिशिएंटली। नेक्स्ट वन इज डेटा दैट आर लॉन्ग लिव्ड एंड हाईली वैल्यूएबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा डेटा जिसको हम सबसे ज्यादा स्टोर करके रखना चाहते हैं और जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हाई है। फॉर एग्जांपल कई डेटा ऐसे रहते हैं कि पिछले 3 साल का सेल्स क्या है, पिछले 5 साल का सेल्स क्या है, तो उसको भी हम डेटा स्टोरेज में रखेंगे। उसको हम फाइल्स में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि फाइल्स में अगर हम ईयर वाइज हम फाइल्स में स्टोर करेंगे तो इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ डिस्क एक्सेसेस। So data that must be secured against unauthorized and malicious access.
तो उनको भी हम क्या करेंगे, डेटाबेस में रखेंगे, उनको भी हम फाइल्स में नहीं रखेंगे. So object-oriented database management systems have not become popular in mass market. Consequently, you should consider them only for specialty applications that have wide variety of data types or that must access low-level data management primitives. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस अभी भी पॉपुलर नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है. तो वो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें ऐसे ही एप्लीकेशन रखते हैं जिसमें आप वेरियस डेटा टाइप्स को आप रखते हैं या लो लेवल डेटा मैनेजमेंट प्रिमिटिव्स रखते हैं, तभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में हम यूज करते हैं. अदरवाइज वी विल गो फॉर RDMSs. And these applications include engineering applications, multimedia applications, knowledge bases, and electronic devices with embedded softwares. तो इनमें आप क्या कर सकते हैं, ODMS लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें लो लेवल डेटा मैनेजमेंट प्रिमिटिव्स ज़्यादा रहते हैं. And for most applications that need a database, you should use a RDMS. So RDMS dominate the marketplace and their features are sufficient for most applications. And RDMS can provide a very good implementation of object-oriented model if they are used properly. ATM example देखते हैं again. So the typical bank computer would use a relational database management system. They are fast, readily available, and cost-effective for these kinds of financial applications. तो ATM में हमें यूज करना पड़ेगा रिलेशनल डेटाबेस मिनिमम, दैट इज योर RDMSs, क्योंकि ये फास्ट है, इजिली अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के लिए. सो द ATM might also use a database, but the paradigm for that is less obvious. Relational and object-oriented database management systems would both be possibilities. तो हम दोनों हम यूज कर सकते हैं. Many object-oriented database management systems permit access to low-level primitives, and a stripped-down database might enable mass production of ATM softwares at low cost. And a stripped-down database might also simplify ATM operations. Alternatively, RDMS are